हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम सभी प्रश्नों का उसके कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं। हमें बताना है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार आपका संज्ञा का 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। हमारा प्रश्न है कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया गंगा। तो गंगा क्या है? गंगा किसी खास व्यक्ति, खास नदी का नाम है। गंगा क्या है? तो गंगा आपका खास नदी का नाम हो गया। पटना क्या हो गया? तो पटना आपका शहर है, लेकिन एक खास शहर है। तो उसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न आपका है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार की वस्तु अर्थात जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए पहाड़, तो पहाड़ से यहाँ पे तो फिक्स नहीं है कि पहाड़ कौन सा पहाड़, इसमें कोई भी पहाड़ आ सकता है। जैसे आपसे कहा जाए फल, तो फल में भी फिक्स नहीं है। मतलब यह क्या कर रहा है? यह पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो जो आपका जाति का बोध कराए पूरा वह क्या कहलाएगा? वह आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का का। तो हमें लड़का का भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़का का भाववाचक संज्ञा आपका लड़कपन होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। हमें बताना है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल, तो नाप तौल से क्या होता है? नाप तौल करने से परिमाण का हमें मालूम चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिमाणवाचक। तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमें संज्ञा बताना है कि कौन सा संज्ञा है। तो देखिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी नाम को आपका क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो लोभी क्या है? लोभी तो कोई नाम नहीं है। पढ़ना क्या है? पढ़ना भी नाम नहीं है। आप भी नाम नहीं है। तो इसमें मनुष्य क्या होगा? मनुष्य हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य क्या है? मनुष्य यहाँ पे संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। हमें बताना है कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। तो ईमानदारी से आपका क्या क्या मालूम पड़ता है? ईमानदारी क्या बताता है? भाव बताता है। तो ईमानदारी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। तो ईमानदारी आपका भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हमें बताना है इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो जवान आपका जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर क्या है? सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर तो आपका गुण बताता है, तो यह क्या है? सुंदर आपका विशेषण है। अगला प्रश्न है, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है। इस वाक्य में हरियाली क्या है?
हरियाली क्या है, तो हरियाली से भी आपका भावना प्रकट होता है, तो हरियाली क्या हो जाएगा, हरियाली आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में हरियाली क्या है, तो हरियाली आपका भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, हिमालय कौन संज्ञा है, तो हिमालय कौन सा संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिएगा हिमालय क्या है, पहाड़ का एक खास नाम है, तो किसी भी खास नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, सेना और मेला कौन संज्ञा है, सेना और मेला कौन सी संज्ञा है, तो सेना का भी आपका समूह होता है, मेला में भी भीड़ होता है, तो यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा, यह आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है कि सेना और मेला समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हमें बताना है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो इससे स्वयं या निज का बोध होता है। तो इसमें देखेंगे किस सेंटेंस में खुद के बारे में इसमें बताया गया है। पहला ऑप्शन है मैं अपने घर गया, दूसरा है आज अपनापन कहाँ है, तो यह तो अपने बारे में है ही नहीं, अपनों से क्या छुपाना, यह भी आपका नहीं होगा, आप भला तो जग भला, यह भी नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैं अपने घर गया। तो यहाँ पे अपने क्या है, अपने आपका निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो पहले देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह क्या हो गया, यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पहला आपका ऑप्शन है राम का मकान नया है, दूसरा ऑप्शन है जो पढ़ेगा सो पास होगा, तीसरा है मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तम पुरुष कौन है। इसमें हमें उत्तम पुरुष बताना है। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, तो जो बोलता है या लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जो बोलता है या लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष कौन सा होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मैं, हम लोग। उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल क्या होगा, उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल आपका देखिएगा, उत्तम पुरुष के अंदर आपका आता है मैं, मैं लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद आपका हो गया मैं, हम और हम लोग। यह क्या होगा, यह आपका उत्तम पुरुष होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैं क्या है, मैं आपका उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में आपका 3 होता है, मैं, हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, आप मेरे घर अवश्य पधारें। आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप क्या है, इस वाक्य में आप क्या है, तो आप आपका यहाँ पे मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप क्या है, तो आप आपका मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या होता है, तो जिसे संबोधित कर कहा जाए या लिखा जाए वह आपका मध्यम पुरुष कहलाता है। तो मध्यम पुरुष क्या होता है, आप, तुम, आप लोग, यह क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष कौन सा होता है, आप होता है, तुम होता है और आप लोग, यह आपका मध्यम पुरुष होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह पढ़ रही है, इस वाक्य में वह क्या है, वह पढ़ रही है, इस वाक्य में वह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह आपका अन्य पुरुष है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि वह पढ़ रही है, इस वाक्य में वह क्या है, अन्य पुरुष है। अब चलिए अन्य पुरुष के बारे में देखते हैं। तो जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जिसे वह, वे, यह, कौन, कुछ, क्या।
तो देखिएगा, हमने देखा कि उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया या अन्य पुरुष हो गया, या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जैसे है। तो आप आसानी से याद रखेंगे। इंग्लिश आप जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उससे आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, कोई गा रहा था, इस वाक्य में कोई कौन सर्वनाम है? कोई गा रहा था, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? तो कोई से तो कोई निश्चित नहीं होता है कि कोई कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई के कौन सा सर्वनाम होगा? तो कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है? जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है? तो जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, मैं स्वयं भोजन बना लूंगी, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? मैं स्वयं भोजन बना लूंगी, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? तो स्वयं से आपका निज के बारे में, खुद के बारे में बोध होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो आपका मैं स्वयं भोजन बना लूंगी, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? तो स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमें बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो पहला है वह खाता है, तो इसमें नहीं है। वे लोग चले गए, इसमें भी नहीं है। आप कहाँ रहती है, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है कि आप कहाँ रहती है, यह क्या है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है? इसमें हमें बताना है कि किससे आपका गुण प्रकट होता है। तो गुण किससे? आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि गुण। सुंदर क्या है? सुंदरता आपका गुण बताता है कि आप कैसे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? हमें बताना है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो देखिए, संख्या जिसमें होगा वह संख्यावाचक विशेषण होगा, तो यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा। पांचवा क्या है? पांचवा आपका संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? इसमें हमें परिमाण बोधक बताना है, तो देखना है कि परिमाण कौन बता रहा है। तो सुंदर से परिमाण नहीं मालूम चलता है, बड़ा भी नहीं बता रहा है, दयालु भी नहीं बताता है, कुछ। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। तो कुछ क्या है? कुछ आपका परिमाण बोधक विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, आवश्यक शब्द क्या है? आवश्यक क्या है? तो आवश्यक आपका संज्ञा नहीं है, उसके बाद विशेषण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि आवश्यक क्या है? तो आवश्यक आपका विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 25 नंबर प्रश्न है, यह दृश्य अति सुंदर है, इस वाक्य में अति क्या है? यह दृश्य अति सुंदर है, इस वाक्य में अति क्या है? अति सुंदर। देखिए, तो यहाँ पे पहले से विशेषण है और विशेषण की भी यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि यह दृश्य अति सुंदर है, इस वाक्य में अति क्या है? तो पहले से सुंदर दे रखा है कि यह दृश्य सुंदर है, लेकिन कैसा सुंदर है? अति सुंदर है। तो अति क्या हो जाएगा? विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो अति आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमें बताना है कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा वह पुस्तक अच्छा है। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? तो वह आपका क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वह पुस्तक बहुत अच्छा है। काली गाय नहीं होगा, ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 27 नंबर प्रश्न है, वह कार चलाता है, यहाँ चलाना कौन सी क्रिया है?
वह कार चलाता है, इसमें चलाना कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया। वह कार चलाता है, वह चलाता है तो क्या चलाता है? कार चलाता है। तो आपका कर्म दिया है तो यह आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। राधा नाच कर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? राधा नाच कर गाना गाई, तो राधा ने तो गाना गाया लेकिन कैसे? नाच कर गाई। तो आपको पूर्वकालिक क्रिया बताना है, तो पूर्वकालिक क्रिया इसमें कौन सा होगा? तो नाच कर। गाना गाई लेकिन पहले नाची, उसके बाद गाना गाई, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सा हो जाएगा? नाच कर। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 29 नंबर प्रश्न है, जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वह कौन सी क्रिया है? तो जिसके साथ कर्म न रहे वह आपका अकर्मक क्रिया होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वह अकर्मक क्रिया होता है। अगला प्रश्न है और यह हमारा आखिरी प्रश्न है, थोड़ा पानी दीजिए, इसमें थोड़ा क्या है? थोड़ा पानी दीजिए, इसमें थोड़ा क्या है? संज्ञा है? नहीं। उसके बाद आपका क्रिया विशेषण है? नहीं। प्रविशेषण है? नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। थोड़ा पानी दीजिए, इसमें थोड़ा क्या है? तो थोड़ा आपका विशेषण है। तो इस तरह आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के साथ साथ हमने इसके कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।